प्रिय साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं आनंद पाराशर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज का जो बिंदु है वो है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो पुस्तक सूची है उसके संदर्भ में और चयन के संदर्भ में एक जो सटीक रणनीति किस प्रकार की रह सकती है, उसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, वैसे तो पदों की संख्या काफी कम है, विद्यार्थियों में काफी निराशा भी है इस बारे में, और बीच में रह रह के एक सुगबुगाहट वो उत्पन्न होती रहती है कि पदों की संख्या में वृद्धि होगी। आज के संदर्भ में ये सुनिश्चितता नहीं है कि पदों के की संख्या में वृद्धि होगी या नहीं है। आज हमारे सामने जो पद है वो ही अक्षरतः सत्य है, उसी को अंगीकृत करते हुए हमें हमारे अध्ययन की ओर प्रशस्त होना है। और सफलता की सबसे जो पहली सीढ़ी है वो है कि हम जिन पुस्तकों का आधार बना रहे हैं वो पूर्णतः प्रामाणिक हो, और प्रामाणिक होने के साथ में प्रश्न पत्र जो निर्माण करता है क्या उन पुस्तकों को आधार बनाता है। तो मिले जुले रूप को समेटते हुए जो पुस्तक सूची मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। साथियों, साथ ही चयन के संदर्भ में हम क्या ऐसी योजना बनाएं जिससे हमारा चयन है वो प्रथम प्रयास में हो जाए। हो सकता है कुछ साथियों के लिए द्वितीय प्रयास हो, तृतीय प्रयास हो, पर इन प्रयासों में क्या अंतराल रहा है, क्या अवरोध रहा है, क्या खामियां रही है, उनको हमें दुरुस्त करना है। तो साथियों, हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का, इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है स्कूल व्याख्याता के लिए वो 4 भागों में विभक्त है। साथियों, 4 भागों में ये पाठ्यक्रम विभक्त है, और इन 4 भागों में सबसे पहला भाग है वो है साथियों उच्च माध्यमिक स्तर। और इस भाग के अंतर्गत व्याकरण एवं जो सृजनात्मक लेखन अथवा काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु, और साथ ही साथ जनसंचार एवं अभिव्यक्ति इसका पाठ्यक्रम है वो सन्निहित है। और दूसरा भाग है इसका स्नातक स्तर, और स्नातक स्तर के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगा हुआ है। तृतीय है जिसके अंतर्गत गद्य एवं पद्य पाठ तथा काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु निहित है। और चतुर्थ भाग के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा मनोविज्ञान को प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। 2 इकाइयां ही आपके पाठ्यक्रम में है जो शिक्षा शास्त्र के नाम से जानी जाती है। पुस्तक सूची के संदर्भ में साथियों मैं बता दूं कि कुछ मूल पुस्तकें, कुछ बाजार में प्रचलित गाइड जिनको विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय है, उसके संदर्भ को भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर हम पुस्तक सूची पर एक चर्चा करेंगे साथियों। और साथ ही साथ इस संदर्भ में हम एक विषय रखता हूं साथियों कि एक चयन की एक रणनीति क्या हो सकती है। चयन की सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप किसी भी बिंदु को लेकर एक सुनिश्चितता प्राप्त करें। जब तक आपके भीतर एक दृढ़ता का भाव नहीं होगा, पुस्तकों को लेकर आप कटिबद्ध नहीं होंगे, निश्चितता नहीं होगी, तब तक एक ऊहापोह है, एक द्वंद्व के जो हालात है वो विद्यमान रहेंगे, एक भ्रम की स्थिति है विद्यार्थी में रहेगी। तो इस भ्रम के निराकरण के लिए आपको पुस्तकें सुनिश्चित करनी है। आप कहीं से कोचिंग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर चुके हैं तो आप निश्चित हो जाइए कि मुझे करना नहीं करना। आप इस बारे में भी अटलता लाइए कि मुझे टेस्ट सीरीज जुड़नी है, टेस्ट सीरीज से जुड़ना नहीं जुड़ना है, मुझे कोर्स ग्रहण करना नहीं करना है, मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन साक्षात्कार का ऑनलाइन ऑफलाइन जो कक्षाएं उनका सहारा लेना है नहीं लेना, इत्यादि बिंदुओं के बारे में आप सुनिश्चित हो जाइए। मुझे अध्ययन कहाँ करना है, मेरा स्थान कौन सा रहेगा, मुझे लाइब्रेरी नामक स्थान पर जाके अध्ययन करना है या घर से ही अध्ययन करना है, मुझे मेरे साथी हैं उनके साथ में समूह के रूप में अध्ययन करना है, किसी साथी के साथ में कक्ष लेकर फिर अध्ययन करना है, या एकांतवासी योगी होकर फिर अध्ययन करना है, इत्यादि बिंदुओं को लेकर आप दृढ़ता हासिल कर लीजिए साथियों। एकदम कटिबद्ध हो जाइए कि मुझे करना नहीं करना। तो पुस्तकों के लिए लेकर भी जो विद्यार्थियों में द्वंद्व रहता है उस द्वंद्व का निराकरण भी आप कर लीजिए। और द्वंद्व का निराकरण हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहे। तो सबसे पहले हम उच्च माध्यमिक स्तर के अंतर्गत जो व्याकरण है उस व्याकरण के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक जो संचालित हिंदी व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध है। चूंकि उच्च माध्यमिक स्तर के नाम से पाठ्यक्रम आपका निहित है,
तो कोई भी परीक्षक है जो प्रश्न पत्र निर्माण करता है, उसके मन में निश्चित रूप से ये विषय उठेगा कि इस पाठ्यक्रम के अंदर उच्च माध्यमिक स्तर है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर कोई पुस्तक यदि संचालित है तो उसको वो अवश्य पढ़ेगा और उसमें उपयोगी लगेगा तो वो तथ्य अवश्य देगा, परीक्षा के अंदर प्रश्न निर्माण के अंतर्गत उसको सम्मिलित करेगा। इसलिए ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। पुस्तक छोटी है, सरल है और सहज भाषा में इसका निर्माण किया गया है, और चूंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लगी हुई है, इसलिए प्रामाणिकता की दृष्टि से भी हम इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसी प्रकार पूर्व में संचालित जो नवीन हिंदी व्याकरण, ये भी विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय रही है, तो इन दोनों पुस्तकों को आप सहारा ले सकते हैं। वरना वर्तमान में ये पुस्तक संचालित है, इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। और दूसरी है डॉक्टर सोहन दान चारण की, ये पुस्तक भी विद्यार्थियों में लोकप्रिय रही। यद्यपि दोनों पुस्तकों में उदाहरणों की संख्या कम है, विषय सामग्री तुलनात्मक दृष्टि से अन्य पुस्तकों से कम है, पर चूंकि यह प्रामाणिकता की श्रेणी में आती है, इसलिए आप इनको अवश्य पढ़े। तो ये दो पुस्तकें मैंने बता दी। इसमें से अगर आपको लगता है तो आप प्रथम पुस्तक है रचना प्रबोध वाली अवश्य लें। यदि आप मूल संदर्भ पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं, जो कि प्रश्न पत्र निर्माण करता है, इन पुस्तकों का अवश्य आधार बनाता है, उस स्थिति में कामता प्रसाद गुरु जो श्रद्धेय है, उनकी जो हिंदी व्याकरण पुस्तक है वो सदैव से ही समीचीन रही है और आज भी उतनी ही महत्व रखने वाली पुस्तक है हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। इसको आप अवश्य पढ़ें यदि आप मूल पुस्तकों के संदर्भ को जानने में रुचि रखते हैं। हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग है डॉक्टर हरदेव बहारी की, ये पुस्तक भी काफी लोकप्रिय, इसको भी आप पढ़िए और काफी प्रश्न इस पुस्तक से बनते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है, इसमें से आपको वर्णमाला के संदर्भ में नवीन जो अनुसंधान हुए हैं, नवीन वर्ण जोड़े गए, ड़ जोड़ा गया अभी, जो कि राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी है, मराठी है, तेलुगु इत्यादि भाषाओं में, बोलियों में अत्यंत उपयोग में लिया जाता है। तो ये एक नया शब्द, नया वर्ण है, वो जोड़ा गया। इसी प्रकार अंतस्थ के संदर्भ में क्या क्या नियम है, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, रेप को कहाँ, रेप का चिन्ह कहाँ उपयोग में लिया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए, आयोग वहा क्या है, इत्यादि जो वर्णमाला उसके विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास इसमें किया गया। और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संचालित जारी होती है। नेट पर आप इसको चाहे डाउनलोड भी कर सकते हैं और कुछ एक पृष्ठों में ये पूरी पुस्तक छपी हुई कुछ एक पृष्ठ है। आपको केवल 3 या 4 पृष्ठ आपके पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा इत्यादि बिंदुओं को भी इसमें समेटने का प्रयास किया गया। साथियों, कॉलेज सहायक प्रोफेसर के लिए नवीन बैच मानस पाठशाला पर हमारा प्रारंभ हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं जो भी विद्यार्थी। इसकी जो टेस्ट सीरीज है 7 माह के अंदर 26 टेस्ट होंगे, 12 जनवरी से 20 अगस्त तक 4 बार दोहरान होगा। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित है और राशि बहुत कम रखी गई है साथियों दोनों की। आप जुड़ सकते हैं या योग्य विद्यार्थी उनको आप अवश्य इस संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। मानस पाठशाला से जुड़े हुए लगभग 75 से 80 साथियों का चयन अभी जो सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई उसमें हुआ है साथियों, और ये आंकड़ा काफी बढ़ेगा क्योंकि साक्षात्कार का जो कोर्स है वो टेस्ट सीरीज विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय रही थी। साथियों, इसके बाद में यदि हम गाइड के संदर्भ में ले तो व्यावहारिक सामान्य हिंदी है जो राघव प्रकाशन है, डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा है। ये पुस्तक अत्यंत विद्यार्थियों में लोकप्रिय है। जब हमने अध्ययन प्रारंभ किया था तो हमारे लिए सबसे जो आधार पुस्तिका थी यही थी। उसके बाद में बाजार के अंदर ये जो हिंदी व्याकरण माला है, ये केआर मैया एवं डॉक्टर विमलेश शर्मा और डॉक्टर केआर मैया सर है, इनके द्वारा लिखित है और बहुत अच्छी पुस्तक है। काफी विस्तार से दिया गया, बहुत विस्तृत सामग्री को समेटने का इसमें प्रयास किया गया। अब बात आती है कि मैंने 4-5 पुस्तकें बता दी, इसमें से कौन सी पढ़े। इसमें से 2 पुस्तकें पढ़ी है। आपको जो अच्छी लगती है जो 2 पुस्तकें पढ़ ली। यदि आपके पास नोट्स है हिंदी व्याकरण को लेकर और आपने पूर्व में उन नोट्स को पढ़ा हुआ है और आपको उन पर विश्वास है तो नोट्स पढ़ लीजिए, और एक जो इतनी पुस्तकें बताई है उसको आप मत गिनिए, हिंदी रचना प्रबोध को, क्योंकि वो बहुत संक्षिप्त है। तो बाकी जो बची हुई जितने भी व्याकरण की पुस्तकें, इनमें से एक पुस्तक आप सहारा ले लीजिए और एक नोट्स को आप पढ़ लीजिए, अथवा आप इनमें से ही 2 जो पुस्तकें हैं उनको आधार बना के अध्ययन कर सकते हैं और बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक अध्ययन करें साथियों। अटलता लाइए, निश्चितता लाइए, पूर्णतः विश्वास लाइए कि ये पुस्तकें मेरे लिए रामबाण सिद्ध होगी और इन पुस्तकों के आधार पर मैं निश्चित रूप से सफलता अर्जित करूं। साथियों, मैं बता दूं, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी तक तो मैंने इसी पुस्तक का अध्ययन किया था। उस समय बाजार में ये पुस्तकें प्रचलन में भी नहीं थी।
और इसी पुस्तक ने एवं कक्षा 9 से 12वीं तक की पुस्तक ने और जो गाइड आती थी, एक गाइड उसमें से ली गई सामग्री, उससे हमने अध्ययन की। आप किसी गाइड का अध्ययन कर रहे हैं, गाइड में अगर ढंग की व्याकरण दे रखी तो वहां की व्याकरण, और फिर इतनी पुस्तकें बताई, इसमें से एक और पुस्तक पढ़ लीजिए और खूब सारा अभ्यास कीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, बहुत अच्छा कर सकेंगे। मैं सभी पुस्तकें इसीलिए बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थियों की इच्छा रहती है कि स्रोत संदर्भ पुस्तकें पढ़ना, और कोई है गाइड से काम चला लेता है। और मैं खुद बताऊं आपको साथियों, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी आते आते अधिकांश जो बाजार में ये प्रचलित, जैसे डॉक्टर राघव प्रकाश की है, चाहे कुछ जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर पुस्तक आती है, उनका हमने अध्ययन किया था और उससे बहुत अच्छी रैंक के साथ में चयन को अर्जित किया। जैसे जैसे मानसिक स्तर बढ़ा और जानकारी मिली, उस वैश्विक पटल पर प्रसिद्ध पुस्तकों के संदर्भ में हम जब परिचित हुए, तो फिर हम मूल पुस्तकों की ओर हमारा रुख बढ़ा और बड़ी परीक्षाओं के लिए हमने मूल पुस्तकों को पढ़ा और फिर सफलता अर्जित की है। तो ये है विषय व्याकरण के संदर्भ में। तो व्याकरण के संदर्भ में आप सुनिश्चित रहिए कि 2 जगह से आप पढ़ लीजिए, किसी भी सामग्री को आप 2 जगह से अवश्य पढ़े। अगर आप हिंदी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज 19 जनवरी से 5 जून तक संचालित होगी, और पहली जो अभी 2 माह से जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है वो निःशुल्क रहेगी। 1500 के इर्द गिर्द प्रश्न है, 4.5 माह की योजना है, 4 बार दौरान कुल 16 टेस्ट लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ये मोबाइल अंक है, यहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता का बैच हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का बैच हो, या दोनों का सम्मिलित जो बैच है, वो अभी प्रक्रियाधीन आप देख सकते हैं। साथियों, इसी के अलावा जनसंचार एवं अभिव्यक्ति के लिए कक्षा 11 एवं 12 में ये पुस्तक संचालित है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। लगभग मैंने अधिकांश प्रश्न देखे हैं, सारे ही प्रश्न इसी पुस्तक से आते हैं, फिर भी विद्यार्थी गलत कर देते हैं, और बहुत सरल है। और कुछ एक ही तथ्य अगर आप नोट्स बनाते हैं तो 15-20 पृष्ठों के अंदर पूरे पुस्तक के जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन बिंदुओं के आप नोट्स 15-20 पृष्ठों में समाहित कर सकते हैं। तो ये पुस्तक अत्यंत प्रिय है, अत्यंत लोकप्रिय विद्यार्थियों के मध्य, और साथ ही साथ सबसे अधिक प्रामाणिक है, और प्रश्न है इसी से ही बनते हैं। इसके अलावा इस बिंदु को पढ़ने के लिए कहां से पढ़े, तो जो आप गाइड लाएंगे वहां से पढ़ लीजिए, आपका काम हो चल जाएगा अच्छा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, क्या संगत है क्या असंगत है। जब आप पढ़ते हैं तो उन बिंदुओं पर आप दृष्टि रखते हुए आगे बढ़े। जैसे आपने एक पैरा पढ़ा, उस पैरा में आप दृष्टि रखिए कि इसमें तथ्य निकल सकते हैं या संगत असंगत निकल सकता है। जहां आपको लगता है कि 4 विशेषताएं 3 विशेषताएं दी गई है, तो वहां आप दृष्टिकोण रख लीजिए कि एक जो विशेषता है उसको नकारात्मक रूप में व्यक्त करके प्रश्न परीक्षक बना सकता है। तो ये आपकी दिव्य दृष्टि तब विकसित होगी जब आप पूर्ववर्ती जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन भर्ती प्रक्रियाओं के प्रश्न पत्र को आप बार बार देखेंगे और पाठ्यक्रम से उसका सह संबंध स्थापित करते हुए मूल पुस्तकों को जोड़ेंगे। पहले के भर्ती के प्रश्न, आपका पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें, तीनों का ही अंतर संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो आप किसी भी बिंदु को उस दृष्टि से पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि पढ़ना महत्वपूर्ण है, पर पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण। इसलिए चयन किस बिंदु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका दृष्टिकोण आप में विकसित होना चाहिए। और ये दृष्टिकोण जब विकसित होगा जब आप प्रश्न पत्र जो पूर्व की भर्ती में जैसे आरपीसी ने प्रश्न पूछे उनको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। कुछ काव्य शास्त्र के बिंदु है जो स्नातकोत्तर स्तर पर भी लगे हुए हैं और जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसमें भी लगे हुए हैं। तो उसके लिए रस अलंकार छंद तथा अन्य काव्यांग है, डॉक्टर वेंकट शर्मा की है और बहुत अच्छी पुस्तक है। ये प्रामाणिक पुस्तक है साथियों और ग्रंथाकार अकादमी से प्रकाशित है। इसी प्रकार अलंकार पारिजात छोटी सी पुस्तक है जिसमें नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक है और ये बेहद लोकप्रिय। तो इन 2 पुस्तकों का अवश्य पढ़िए, क्योंकि एक में काव्यांग है, एक में काव्यांग के जो उदाहरण है उसका चित्रण। आपके 2 प्रकार के, रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद क्या है इत्यादि, रस निष्पत्ति क्या है, इन बिंदुओं को समझने के लिए आपको एक तो डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक और नरोत्तम दास स्वामी के लिए अलंकारों के उदाहरण इत्यादि के संदर्भ को आप जान सकेंगे। इसी प्रकार साथियों काव्यांग विवेचन नाम से हेतु भारद्वाज और मयंक, रमेश मयंक, डॉक्टर मयंक, इनकी जो पुस्तक आती है उससे आप जो शेष बिंदु उसको ले सकते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त। इसकी अच्छी खासियत है साथियों कि संक्षिप्त विवेचन इस पुस्तक की सबसे अच्छी खासियत है विद्यार्थियों। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दोनों बिंदुओं को बहुत सार संक्षेप में समेटा गया और ये बहुत अधिक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये भी बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। इसके अलावा भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आप डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से एक पुस्तक आती है, उसका अवलोकन कर सकते हैं। उसमें भी गागर में सागर भरते हुए डॉक्टर विवेक सर ने बहुत अच्छे से संदर्भों को समाहित करने का प्रयास किया और सम्मिलित किया है। तो काव्य शास्त्र के लिए साथियों काव्यांग और उदाहरण आप जितने पढ़े उतने कम है। छंद के जितने उदाहरणों का अभ्यास करेंगे उतना ही निखार आता जाएगा। अलंकार हो चाहे व्याकरण के लिए जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप में निखार आता जाएगा। तो ये जो 3-4 पुस्तकें बताई है मैंने, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए ये पुस्तक है, इसको आप अवश्य पढ़ें। भारतीय काव्य शास्त्र भी इससे पढ़ें। और इसके अलावा चाहे आप एक पुस्तक को छोड़ सकते हैं, बाकी 2 पुस्तकें आप अवश्य लें, डॉक्टर वेंकट शर्मा और नरोत्तम दास स्वामी। अब इसके अलावा तो पुस्तकें बहुत अच्छी और बहुत मेरी कहने की इच्छा भी होती है, जैसे रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, वहां से आप काव्यांग के संदर्भ में रस क्या है, साधारणीकरण क्या है, रस निष्पत्ति क्या है इत्यादि संदर्भों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है वो। इसी के साथ में जो भगीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, वो ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो 3-4 पुस्तकें बताई है, इसी का आप अध्ययन कीजिए, इसी से आपका काम है वो सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए 2 सबसे प्रामाणिक पुस्तकें हैं, डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लिए ये काफी लाभकारी है। अब इसके अलावा आप पढ़ना चाहते हैं आधुनिक काल को, तो डॉक्टर बच्चन सिंह से का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अथवा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन पुस्तकों, दोनों पुस्तकों को कम से कम आपकी जो कवि दे रखे हैं उन कवियों को आप अवश्य पढ़ें। इसी के साथ में कवियों के अतिरिक्त साथियों अगर और आप अच्छा उन कवियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो इन 2 पुस्तकों के अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में से अवश्य पढ़ें। आप इनके पुस्तकों के आकार को देखकर अगर आप में भय उत्पन्न होता है तो फिर आप एक चीज अवश्य ध्यान रखिए, इन दोनों पुस्तकों से या तीनों चारों जो संदर्भ पुस्तकें उनमें से जो कवि आपके लगे हुए उनको अवश्य पढ़ें, ताकि उसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। 30-40 पृष्ठों के अंदर सारे कवि है वो सम्मिलित हो जाएंगे और इससे मन के अंदर आपको मन का एक वो जो विकार, मन में विकार भी नहीं रहेगा कि मैंने मूल पुस्तकें नहीं पढ़ी इत्यादि, जो एक द्वंद्व रहता है वो भी द्वंद्व का निराकरण आपका हो जाएगा। अगर गाइड लें साथियों तो विद्यार्थियों में लोकप्रिय है दृष्टि एनटीए नेट की हिंदी साहित्य, अच्छी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास की दृष्टि से, या हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, इसमें से एक पुस्तक ले लीजिए। या आप मूल पुस्तकें पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता साहित्य की जो पुस्तक आती है प्रश्न पत्र 2 के लिए नेट के लिए, ये विद्यार्थियों में प्रारंभ से हमने साहित्य का जो अध्ययन प्रारंभ किया था, हिंदी साहित्य का अध्ययन, वो हमारे लिए आधार पुस्तक ये रही थी। आज भी काफी बार हम इसको पढ़ते हैं, अच्छी पुस्तक है। अब मैंने पुस्तकें बता दी है, मूल संदर्भ पुस्तकें आप पढ़ना चाहो तो आपकी इच्छाएं हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी ये जो 3 पुस्तकें हैं उनमें से 2 पुस्तकें अवश्य पढ़े। 2 में भी आप ध्यान रखिए, ये दोनों लाने की आवश्यकता नहीं, यदि ये पढ़ रहे हैं तो फिर ये ले आइए या ये लिए, एक पुस्तक इसको अवश्य ले, इन 2 में से एक का चयन आप कर लीजिए, इसकी स्वतंत्रता आपको है। खूब विस्तार से इसमें दे रखा है, तथ्य खूब सारे भरे पड़े हैं और अधिकांश तथ्य ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और तथ्य लगभग आ भी जाते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों को इनमें समाहित किया गया। बस जो प्रवृत्ति मूलक चीजें हैं वो थोड़ी सी दिक्कत आती है पढ़ने में, तो वो रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर नगेंद्र के पढ़ने के उपरांत ही आप समझ पाएंगे। ये जो पुस्तकें बताई इनमें से भी मैं आपको पुनश्च कहता हूं, अगर कवियों को पढ़ना है तो मूल पुस्तकों से पढ़ लीजिए और इन 3 पुस्तकों में से 2 का चयन करके आप आगे बढ़ सकते। साथियों जो आपका जो गद्य एवं पद्य पाठ है उसके लिए आप चाहे तो मूल पुस्तकें मंगा सकते हैं। बाकी डॉक्टर विवेक शंकर की जो कबीर ग्रंथावली, रामचरित मानस, बिहारी रत्नाकर साकेत, कविता क्या है, सरीस के बोल, कफन, पुरस्कार, यही सच है, मनोविश्लेषणवाद, प्रमुख कवि, खड़ी बोली, नव जागरण, देवनागरी लिपि इत्यादि के संदर्भ को इसमें समाहित किया गया है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत अच्छी पुस्तक, अच्छा लिखते हैं, अच्छा ये इसको समेटने का इन्होंने प्रयास किया, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हिंदी बोलियों के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि हिंदी बोलियों के लिए वैसे तो आप ध्यान रखिए, हिंदी बोलियों के लिए आप विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हरदेव बहारी है, उनकी पुस्तक है हिंदी भाषा। अगर आप विशिष्ट अध्ययन करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप अवश्य पढ़े, इसमें से 15-20 पृष्ठों की सामग्री आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल होगी तो ये पढ़ सकते।
और आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतनी पुस्तकों को इकट्ठी नहीं कर सकता, उस स्थिति में साथियों एक तो इसमें भी आपको देवनागरी लिपि खड़ी बोली के संदर्भ को चित्रित किया गया है। इसके अलावा आप जो गाइड लाएंगे इसमें दोनों में तीनों में ही भाषा के संदर्भ को बहुत अच्छे से उल्लेखित किया गया है, तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। चाहे आप जो हिंदी भाषा के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल के प्रारंभिक पृष्ठों में हिंदी भाषा के संदर्भ को बहुत अच्छे से समझाया गया, तो वहां से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये चीजें साथियों मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि शिक्षा शास्त्र के लिए क्या क्या पढ़े। यद्यपि मनोविज्ञान है वो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित हो चुकी है, फिर भी जैसे अवनी पब्लिकेशन की शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र उसका आप अध्ययन कीजिए, या आप किसी भी चाहे सिकवाल पब्लिकेशन लो चाहे लक्ष्य लो, किसी को भी आप लाके पढ़ेंगे, आप केवल सिद्धांतों को पढ़िए। सिद्धांतों में आप प्रश्नों को मत खोजिए। अगर आप सिद्धांतों में प्रश्नों को खोजने लगे तो ऐसे पुस्तक आपके बाजार में खूब सारा ढूंढोगे तो भी नहीं मिले। केवल आप सिद्धांत का परिचय पढ़िए और फिर आप जो पूर्व की वृत्ति में जितने भी स्कूल व्याख्याता के अंदर प्रश्न आए हैं उनका दिशा 20-20 के नाम से एक संकलन अच्छा दे रखा है अध्यायवार, इसको ले सकते हैं। या बाजार में और भी कोई शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर ऐसे कोई प्रसिद्ध पुस्तक आपको दिखाई देती है तो उसको आप ले आइए पूर्व की वृत्ति के प्रश्नों को और फिर आप पढ़िए, आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पर आप साथियों ध्यान रखिए, शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आपके प्रथम प्रश्न पत्र में है और शिक्षा शास्त्र आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में है। तो शिक्षा शास्त्र के लिए ये चीज का आप ध्यान रखिए कि जितने भी प्रश्न पूर्व की भर्ती में आए हैं उनको बहुत अच्छे से 3-4 बार आप पढ़िए। एक बार सिद्धांत को पढ़ लीजिए, क्या कहना क्या चाहता है सिद्धांत, आईसीटी क्या है, प्रच्छा जो सिद्धांत है वो क्या है, या अधिगम क्या है, किशोरावस्था क्या है, इनको एक बार जानकारी पढ़िए और फिर आप मूल पुस्तकों ये जो प्रश्न आ रखे हैं उनको आप संदर्भ को अच्छे से दोहराइए, आप बहुत अच्छे से विषय सामग्री को तैयार कर पाएंगे। अब विद्यार्थियों में बार बार यही प्रश्न आता है अगर गाइड ले तो कौन सी ले। साथियों जब हमने अध्ययन प्रारंभ किया था वरिष्ठ अध्यापक के लिए चाहे स्कूल व्याख्याता के लिए, उस समय यही पुस्तक चलती थी लक्ष्य की और अच्छी पुस्तक थी, इससे काफी प्रश्न है, सभी बिंदुओं को अच्छा संक्षेप के अंदर अच्छा समाहित किया गया, ये पुस्तक ले सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों में आजकल इस पुस्तक की भी लोकप्रियता सुनने को मिलती है, ज्ञान विज्ञान प्रकाशन से प्रथम श्रेणी की जो स्कूल व्याख्याता की है, जो राजेंद्र नेहतड़ एवं डॉक्टर के.आर. मैया द्वारा लिखित है, संपादित है। इन दो पुस्तकों में से आप किसी एक पुस्तक को ले सकते हैं अथवा जो आप पूर्व में ला चुके हैं उसी पर विश्वास रखिए और उसी को आप पढ़िए। तो साथियों ये पुस्तक सूची के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। अच्छा ये भी है कि कोई अगर आप अच्छी ऑनलाइन कक्षा इत्यादि से अगर जुड़े हुए हैं और उन्होंने अच्छे अगर स्तरीय शिक्षक से आप जुड़े हुए हैं और वो विषय सामग्री प्रामाणिक रूप से आपको उपलब्ध करा रहा है तो वो नोट्स अथवा एक गाइड दोनों में से आप काम भी चला सकते हैं। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि 2 जगह से आप एक सामग्री को विभिन्न जगह की सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके फिर आप अध्ययन कीजिए। अलग अलग सामग्री जो बिखरी हुई सामग्री है वो विद्यार्थियों के प्रश्नों को हल करने में बिखराव उत्पन्न कर देती है और एक जो मस्तिष्क के अंदर एक प्रश्न को याद करने की जो सुस्पष्ट धारणा बननी चाहिए वो धारणा भी नहीं बन पाती है। इसलिए आप एक निश्चित पुस्तक को ध्यान रखिए और उसी के आधार पर आप अध्ययन कीजिए। 2 पुस्तकों को इकजाई कीजिए, 3 पुस्तकों को इकजाई कीजिए। बाकी व्याकरण के लिए साथियों अभ्यास आवश्यक है, अलंकार छंद के लिए, रस के उदाहरणों के लिए जितने आप उदाहरण अभ्यास करेंगे उतना अभ्यास आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा साथियों एक विषय और बता देता हूं कि पूर्व की भर्ती के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम श्रेणी स्कूल वरिष्ठ अध्यापक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी प्रश्न पत्र अब तक आए हैं उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से दोहराएं, बार बार पढ़े, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, बाजार में आप जाएं, अवनी पब्लिकेशन हो उसकी भी मैंने पुस्तक देखी थी, चाहे संजीव प्रकाशन हो अथवा यूथ कंपटीशन के आप पूरे भारतवर्ष के प्रश्नों को ले सकते हैं, उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। पर जितने भी भाग है उनके राजस्थानी के अंदर जो भी प्रश्न आए उनको आप अवश्य पढ़िए। व्याकरण के लिए आप साथ ही ध्यान दें कि व्याकरण हिंदी व्याकरण के लिए दिशा 20-20 हिंदी जो पुस्तक आती है उसको आप आधार बना सकते हैं। उसमें प्रश्न बहुत अच्छे से पूर्व के भर्ती के प्रश्न है वो समाहित है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ये साथियों आज का जो बिंदु है वो सत्र समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये पुस्तक सामग्री आपके लिए उपयोगी रहेगी, आपका आज का जो सत्र है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।